अंततः विपक्षी एकता जो महागठबंधन की बार बार तारीख का ऐलान होने के बाद जो रद्द हो जा रही थी, आज पूरी हुई 23 जून को। 17 दल बताए गए जिसमें उसके प्रमुख नेता आए और साथ ही इसमें नीतीश कुमार की खूब तारीफ हुई। साथ ही इसमें राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव पहले से ज़्यादा स्वस्थ नजर आए। और इन तमाम बातों पर कि विपक्षी एकता में क्या कुछ बेहतर हुआ और क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए था, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो विपक्षी एकता की जो बातें लगभग 6 महीने से नीतीश कुमार के दिमाग में चल रही थी, लगातार अलग अलग राज्यों में जा करके लोगों को मिलकर बता रहे थे कि हम लोगों को एक होना चाहिए, और वो यहाँ पर एक झलक, मजबूत झलक देखने को मिली है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति एक संवैधानिक किला है जी, और उस किला की जो घेराबंदी करना नहीं जानता है उस किले में फंस जाता है। तो नीतीश कुमार ऐसे नेताओं में आते हैं जो किले की घेराबंदी करना जानते हैं, वो किले में फंसे नहीं आज तक। आप देख ही रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी क्या हालत है। 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए, 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया और अब विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम करके विपक्ष के नेताओं से बातचीत की, उनको पटना में बुलाया। ये दीगर बात है कि 3 बार बैठक टल गई जी, लेकिन चौथी बार बैठक हुई आज, और बैठक में 17 दलों के नेता शामिल हुए। मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के नेता यहाँ आए और उन्होंने कहा भी कि भाई पूरा भारत एक है बीजेपी के खिलाफ। आपने देखा कि खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जहाँ जहाँ यात्रा की वहाँ वहाँ के राजनीतिक दलों ने यहाँ पर शिरकत की है। मतलब पूरा देश धीरे धीरे गोलबंद हो रहा है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत सफल रही है और अगली बैठक अब दिल्ली के बाद, अगली बैठक अब शिमला में होगी, तो शिमला वाली बैठक सबसे अहम होगी। आज की बैठक तो पहली बैठक थी, तो इसलिए अहम थी कि देखना था कि कितने नेता इसमें शामिल होते हैं। जी, अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो निकल गए। स्टालिन भी शामिल हुए, लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही चले गए। लेकिन बाकी जो सारे नेता थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और सबसे खास बात ये थी कि लालू जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नजर आए। तो नीतीश कुमार की सबने तारीफ की, कहा कि आपने देश भर के विपक्ष के नेताओं को पटना में यहाँ लाकर बहुत बड़ा काम किया। ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपने सुना ना? जी, ममता बनर्जी, दिल्ली के बजाय पटना से शुरुआत होगा तो पटना का ममता बनर्जी सफल के तेवर काफ़ी तल्ख थे, बीजेपी पर खूब बरसी। उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जी बीजेपी उड़ा रही है, तानाशाही कर रही है बीजेपी, और हर राज्य में गवर्नर के जरिए सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, एकजुट होना है, और तय हो गया है। तो ममता बनर्जी कहती नजर तो आई कि सब कुछ तय हो गया है, विपक्ष एकजुट है, लेकिन क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगी बंगाल में? इसी बात को लेकर जो दिल्ली और पटना की जो डिस्टेंस, दूरी बता रही थी कि जो पटना से होता है, वो कह सकते हैं नीतीश के बाद वो पहले ऐसे नेता थे जो पटना में बैठक कराने को लेकर कह सकते हैं कि दिल्ली में होने के बाद ये कांग्रेस का हो जाता। देखिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनकी चीड़ भी दिखती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही सलाह दी थी नीतीश कुमार को कि दिल्ली की जगह पटना में बैठक कीजिए, और कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो बैठक होती है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन पटना में जो बैठक होती है उससे जन आंदोलन बन जाता है। वो जेपी आंदोलन की तरफ उनका इशारा था। तो उन्होंने कहा कि पटना में उन्होंने ही सलाह दी थी नीतीश कुमार को दिल्ली की जगह बैठक करने के लिए, और कांग्रेस चाहती नहीं थी पटना में बैठक करना, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि उसके नेतृत्व में ही ये बैठक, और शायद इसलिए 2 बार बैठक टली भी। लेकिन जब बीच बचाव हुआ, लालू यादव ने बात की सोनिया गांधी से, राहुल से, तब बात जाकर बनी और 23 तारीख का डेट तय हुआ। तो आज का हीरो किसको माना जाए? नीतीश आज कुमार? का हीरो, आज के दुल्हा तो नीतीश कुमार है, क्योंकि वो कन्वेनर भी बन गए। क्योंकि सब नेता कहना था कि जिस तरह से अलग अलग राय विचार वाले लोग थे और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और उसमें भी नीतीश जी का जिस हिसाब से सीट है, 45 विधायक है, कई लोग अलग अलग प्रकार से टोका टिप्पणी कर रहे थे, और वहाँ पर सैकड़ों विधायक वाली पार्टियाँ थी। तो ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती थी
कि एक साथ बुलाकर पटना में नीतीश बैठक कुमार करें। का वोट बैंक लोग कहते हैं कि 2% है, लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं 18 साल से? बिल्कुल नीतीश कुमार के बारे में आप जो कह रहे हैं कि 43 विधायक है, फिर कैसे वो नेता बन सकते हैं? जी। बनकर दिखा दिया। जी विपक्ष के तमाम नेताओं को उन्होंने पटना में बुलाया, जी बैठक भी हुई, जी बैठक में सहमति भी बनी कम से कम जी कि भाई एक साथ लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। जी ये दीगर बात है कि सबको एक साथ लेकर चुनाव में चलना बहुत आसान काम नहीं है, जी क्योंकि कई जगहों पर कई क्षेत्रीय दल ही आपस में टकरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव होगा तो कई क्षेत्रीय दल ही आमने सामने होंगे, और उसमें कई जगहों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का मुकाबला होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में। जी पश्चिम, तो ममता चाहेंगी कांग्रेस को देना, उन्होंने तो कह भी दिया था पहले। तो कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए नुकसान सहेगी, ऐसा ये सवाल सबसे बड़ा उठता है। नहीं, अब कांग्रेस कितनी सीटें छोड़ेगी और किस हद तक जाकर मुझे लगता है कि कुर्बानी देगी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस दक्षिण में 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो क्या 100 सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ममता बनर्जी कुछ सीटें छोड़ेंगी? अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को साथ लेकर चलने को तैयार होंगे? कई सवाल हैं, बहुत आसान नहीं है। देखिए 1971 में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी तरह का विपक्ष का मुहिम चला था, जी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। जेपी आंदोलन क्यों असरदार रहा? क्योंकि सब दल आपस में मिल गए, मतलब एक विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, जी तो लड़ाई हो गई, विपक्ष बनाम इंदिरा गांधी, बिल्कुल। ठीक है, और इंदिरा गांधी को धराशायी होना पड़ा। तो इस बार 71 में विपक्ष ने क्या दिया था? इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, जी और इंदिरा ने दे दिया गरीबी हटाओ का नारा। जी तो इंदिरा हटाओ से ज़्यादा गरीबी हटाओ का नारा भारी पड़ गया। इंदिरा गांधी 71 में फिर मजबूती के साथ आ गई। फिर कम बैक कर ली थी। तो 71 के पहले जो इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियाँ थी, अंदरूनी चुनौतियाँ थी, पार्टी से चुनौतियाँ जो मिल रही थी, बहुत बड़ी थी, जी और लग रहा था कि अब इंदिरा गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से विपक्ष उनके खिलाफ गोलबंद हो रहा था, जैसे आज हो रहा है, लेकिन वो जीती, जी मजबूती के साथ जीती। तो ये कहना कि विपक्ष की बैठक हो गई, विपक्ष गोलबंद होने लगा, तो मोदी सरकार की विदाई हो गई, ये थोड़ा थोड़ी मुश्किल है। जल्दबाजी होगी। अभी बहुत कुछ करना है। जी एक सवाल और आ रहा है कि अब ये 2 महीने बाद बैठक की बात हुई है अगस्त में, तो ये अगस्त में नहीं, जुलाई में। जुलाई में 10 से 12 जुलाई को शिमला में बैठक होगी, जी। और अब आगे की बैठक करने की जिम्मेवारी खड़गे को, मतलब कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है। जी, देखिए जी कांग्रेस पार्टी तो लीड रोल में रहेगी, जी नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दिया गया, जी सारे दलों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, जी। सारे दलों के बीच जो मतभेद है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करेंगे। जी लेकिन लीडरशिप तो कांग्रेस का ही चलेगा, कांग्रेस ही लीड करेगी। पटना में तो ठीक है, बैठक हो गई, सारे विपक्षी दल आ भी गए, नीतीश कुमार का कद भी बढ़ गया, कन्वेनर भी बन गए, उनकी भूमिका भी बढ़ गई, उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। लेकिन अगली बैठक खड़गे कराएंगे, और उस बैठक में बहुत अहम फैसला होना है। सीट शेयरिंग को लेकर बात कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, इस पर फैसला होगा। तो इसमें कुछ दल छोड़कर जा भी सकते हैं, जैसे 1.5 दर्जन बिल्कुल, पार्टियां इसमें 10 से देखिए, दर्जन 12 भर से जून को जो बैठक होने वाली है शिमला में विपक्ष की, वो बहुत अहम होगी, और उसमें पता चलेगा कि वाकई विपक्ष कितना गोलबंद है, विपक्ष के नेता एक दूसरे के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे बीजेपी से लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। तो एक और सवाल उठता है सर कि नीतीश कुमार अब तक आज के तो सफल रहे, मगर आगे की जो भूमिका बनेगी उसके बाद जो तमाम विपक्षी दल हैं वो नीतीश कुमार की बात मानेंगे नहीं, ऐसे सवाल उठते हैं, करते हैं कि मानेंगे नहीं मानेंगे, कई बार होता है, क्योंकि 6 मुख्यमंत्री थे और 5 उप मुख्यमंत्री भी आए थे। देखिए सबके अपने क्षेत्रीय राजनीतिक मजबूरियाँ हैं। जी जी सब अपना हितों का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ेगा। कोई भी नेता, कोई भी दल अपने क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। अपना हित का ध्यान नहीं रख करके कांग्रेस के लिए या नीतीश कुमार के लिए सब सेक्रीफाइस कर देगा, ऐसा थोड़ी बात। देखिए पीएम कौन बनेगा ये तय नहीं है, और बिना नाम तय हुए कि पीएम कौन बनेगा लड़ाई मजबूती से लड़ नहीं पाएगा विपक्ष, क्योंकि मोदी एक तरफ है तो दूसरी तरफ एक चेहरा होना चाहिए, देना पड़ेगा। ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको पीएम नहीं बनना है, तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी आज की तारीख में तो मुकाबला करने में सक्षम नहीं है मोदी का, कारण भले कितना भी अच्छा इंसान हो,
लेकिन राजनीति के हिसाब से देखिएगा पर ना। नीतीश ने इस प्रकार से मना नहीं किया। अगर सभी लोग कह दे कि नीतीश कुमार जैसे अब कोई आदमी खुद थोड़ी ये कहेगा कि हमको शादी करना है दूल्हा सब लोग कह दे आप ही को कि आप ही प्रधानमंत्री बनिएगा तो आप खुश नहीं हो जाइएगा, जी। इतना आसान नहीं है। तो नहीं मानेंगे नीतीश को? नहीं, ये नहीं करूँगा, नहीं मानेंगे। अभी तो दूर की कौड़ी है ना, पहले तो ये तय हो जाए कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए। नीतीश कुमार का जो फार्मूला है कि विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा हर सीट पर, अगर ये सारी बातें तय हो जाती हैं तब बात आएगी, बारी आएगी कि कौन चेहरा होगा। और चेहरा बहुत हो सकते हैं ना भाई, राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं तो खड़गे तो हो सकते हैं, महादलित हैं, दलित हैं और बड़े नेता हैं, बहुत अनुभव है। कांग्रेस पार्टी किसी को आगे कर सकती है, जब मनमोहन सिंह को आगे कर सकती है, देवगौड़ा जैसे नेता को पीएम बना सकती है, के गुजराल को बना सकती है। तो पीएम कौन बनेगा ये तय करना पड़ेगा पहले, मुझे लगता है चुनाव के पहले। लेकिन अभी विपक्ष ये संदेश दे रहा है कि ये सब कुछ चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि उसके पहले लड़ाई न हो जाए पीएम पद को लेकर। क्योंकि पीएम पद के उम्मीदवार दावेदार तो कई हैं, अरविंद केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी हैं, स्टालिन भी हैं, केसीआर भी है। कौन नहीं चाहता कि हम पीएम बने भाई? तो जो कुछ दल नहीं आए सर, जैसे केसीआर जो तो पहले ही आ गए थे, एक बार मिले भी थे नीतीश जी से आके। मायावती, नवीन पटनायक तो पहले ही वो अपना कर चुके थे ओके कि हम भाई नहीं रहेंगे इसका हिस्सा। तो इन लोगों को कैसे देखते हैं? देख केसीआर, मायावती एक बड़ा फैक्टर मानी जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए। केसीआर मायावती के साथ प्रॉब्लम है जी, ऐसे भी ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा हुआ है, पता है ना जी। तो केसीआर बहुत मजबूती से लड़ाई में शुरू की थी उन्होंने विपक्ष का मोर्चा बनाने, लेकिन उनका मोर्चा टाइफिस हो गया। तेजस्वी यादव को अपने जन्मदिन पर बुलाया था विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, लेकिन नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया था। नीतीश कुमार ने न्योता दिया होगा लेकिन वो नहीं आए। ये जो है मायावती का आना बहुत जरूरी था जी, क्योंकि वो दलितों की बड़ी नेता है और उत्तर प्रदेश में वो अगर साइड लेंगी तो हाँ, लेकिन तब है कि अखिलेश यादव किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो देख चुके हैं मायावती से भी समझौता करके और कांग्रेस से भी करके, और वो भी चाहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े या छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं मजबूत हैं उनको साथ लेकर चुनाव लड़ें। तो सबसे बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे को लेकर आएगी। न अखिलेश मानेंगे, न ममता मानेंगी, न केजरीवाल मानेंगे, वहीं पर पेच फंसेगा। नवीन पटनायक के साथ क्या प्रॉब्लम है? नवीन पटनायक तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते नजर आते हैं। बिल्कुल एनडीए के साथ वो कंफर्टेबल है। आपने देखा है कि नीतीश कुमार मिले थे उनसे ना, तो फिर वो चले गए थे बीजेपी के नेताओं से मिलने दिल्ली, तो वो कंफर्टेबल बीजेपी के साथ है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जितने लोग आए हैं अगर ये भी एकजुट हो जाए, गोलबंद हो जाए, अपने व्यक्तिगत हितों को सेक्रीफाइस कर दें और एक उम्मीदवार हो जाए विपक्ष का, तो बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है, 12 राज्यों में तो बहुत मजबूती के साथ विपक्ष उनको चुनौती दे सकता है बीजेपी को। तो कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी का बैंड बजाने के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है, लेकिन बैंड कितना जोर से बजेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, या थोड़ा दिन और इंतजार करिए। विपक्ष की जो रूपरेखा है पूरी तरह से सामने आ जाएगी, तब कुछ कहा जा सकेगा कि बीजेपी का बैंड कितना जोर से विपक्ष बजाएगा। चलिए, तो ये तमाम बातें कर चुके हैं श्रीकांत प्रत्युष जी, तमाम बातें अभी बता रहे थे। बाकी और बने रहिए खबरों में। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।